रमेश और सुरेश दो दोस्त थे जो आसपास के गांव में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों में जितनी अच्छी दोस्ती थी उतनी ही ज्यादा उनके मन में कुटिलता भरी हुई थी। दोनों दोस्त साथ साथ पढ़ते हुए स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पूरी की। उसके बाद अपने अपने काम धंधे में लग गए। बहुत सालों बाद रमेश और सुरेश की मुलाकात एक रास्ते में हो गई तो सुरेश ने रमेश को अपने घर दावत पर बुलाया, जिसे रमेश ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और आने का वादा करके अपने रास्ते चल दिया। नियत दिन रमेश सुरेश के घर पहुंचा। सुरेश ने अपना रुआब दिखाने के लिए रमेश को सोने चांदी के बर्तन में खाना परोसा। सोने चांदी के बर्तनों को देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह सोचने लगा इन बर्तनों को गायब कैसे किया जाए। सुरेश ने दोस्त के मन की बात को भांप लिया और सोचने लगा कि इन बर्तनों को सुरक्षा कैसे की जाए। यह सोचते हुए दोनों सो गए। आधी रात को जब रमेश की आंखें खुली तो उसने अपने दोस्त के कमरे में झांका। देखा वह गहरी नींद में सो रहा था और जहाँ पर वह सोया था उसी के ऊपर रस्सी के बने जाल लटक रहे थे और उस पर सारे बर्तन रखे हुए थे। रमेश धीरे धीरे सुरेश के बिस्तर पर चढ़कर बर्तनों में हाथ डाला तो सब में पानी भरा हुआ था। वह समझ गया यह उपाय बर्तनों को उससे बचाने के लिए किया गया है। उसने सोचा अगर मैं बर्तन को ऐसे ही उतारता हूँ तो पानी सुरेश के ऊपर गिरेगा और उसकी नींद खुल जाएगी। उसने चूल्हे से राख निकाली और बर्तनों में डाल दिया। सारा पानी सूख गया तो उसने बर्तनों को निकाला और एक बोरे में भरकर पास ही बहती नदी में कमर तक पानी में जाकर पत्थर से दबाकर रख दिया। भोर में जब सुरेश की आंखें खुली और उसने ऊपर देखा सारा बर्तन गायब था, वह समझ गया कि रमेश ने यह काम किया है, लेकिन रमेश उसका मेहमान था, उससे पूछ नहीं सकता था और सोच में पड़ गया कि यह कहाँ छुपा सकता है, क्योंकि वह भी कुटिल प्रवृत्ति का था। सोचते सोचते उसके मन में एक बात आई। उसने रमेश को छूकर देखा। कमर तक उसका शरीर ठंडा था और भीगा भी था। वह समझ गया और कमर तक पानी में जाकर उसने टटोला तो बर्तनों की बोरी मिल गई, जिसे उठाकर वह घर ले आया। सुबह रमेश जब सोकर उठा तो वह जाने की जिद करने लगा, लेकिन सुरेश ने उसे नाश्ता करके जाने के लिए जबरदस्ती रोक लिया और जब नाश्ता उन्हीं बर्तनों में परोसा गया तो रमेश हैरान से होकर बर्तनों को देखने लगा। उसे इस तरह बर्तनों को निहारते देखकर सुरेश ने कहा, दोस्त जितने तुम चालाक हो उतना ही मैं भी हूँ। हम दोनों एक दूसरे को नहीं ठग सकते। ऐसा करते हैं कि हम दोनों किसी बड़े शहर में चलते हैं और दोनों मिलकर अपनी ठगी हुई बुद्धि का इस्तेमाल करें और लोगों को ठगकर ढेर सारे दौलत इकट्ठा करके गांव लौट आएं और फिर पूरी जिंदगी मजे से गुजारें। रमेश को सुरेश की यह सलाह बहुत अच्छी लगी और दोनों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और शहर की तरफ चल पड़े। दोनों दोस्त अपनी गठरी संभाले निकल पड़े और चलते चलते काफी दूर आ गए। शाम होने को आई। अब वहाँ से जंगल का रास्ता शुरू होने वाला था। उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, उससे रोशनी निकल रही थी। दोनों ने झोपड़ी के अंदर झांका तो एक बूढ़ी औरत बैठी थी और पास में ही दो बकरियां बांधी हुई थी। बस दोनों के मन में कुटिलता आ गई। आज रात यहीं ठहर कर दावत उड़ाया जाए। दोनों ने सलाह की। जाकर बूढ़ी स्त्री के पांव पकड़ते हुए कहा, पाव लागी माई। आशीर्वाद देते हुए बुढ़ी औरत ने पूछा, कौन हो बेटा और कहाँ से आए हो? रमेश ने बताया, हम दोनों
सगे भाई हैं और काम की तलाश में शहर जा रहे हैं। आज रात ठहरने की जगह मिलेगी। बुढ़ी औरत हर्ष से तैयार हो गई। अब दोनों बुढ़ी औरत को बात में उलझाकर बकरी को गायब करने की फिराक में थे, लेकिन बातों ही बातों में बुढ़ी औरत ने बताया यह 2 बकरियां उसके जीवन का सहारा हैं। दोनों में से एक का दूध सुबह निकालती है और एक का शाम को। कभी उसी दूध को पीकर रह जाती है या कभी उस दूध के बदले किसी से कोई सामान या अनाज ले आती है। इस तरह उसका जीवन चल रहा है। बुढ़ी औरत ने उसके सामने की एक बकरी का दूध निकाला, जिसे 2 मिट्टी के गिलासों में डालकर दोनों को दे दिया और स्वयं भी पीकर लेट गई। बुढ़ी औरत के इस व्यवहार से प्रभावित होकर दोनों ने अपना अपना इरादा बदल लिया और दूध पीकर जल्दी ही सो गए। वह बेचारी भी एक कोने में सो गई। सुबह जब वे उठे तो अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहे थे। दोनों झोपड़ी के बाहर आकर बातें करने लगे कि जंगल का लंबा रास्ता कैसे कटेगा। तभी उन्हें एक आदमी घोड़े पर आता हुआ नजर आया। रमेश ने आगे बढ़कर उसे रुकने का इशारा किया और कहा, दूर से आ रहे हैं भाई जी। हाँ, पर रमेश ने हाथ जोड़े अवस्था में कहा, आपको बड़ी जानकारी है। घुड़सवार बोला, हाँ, राजा के अस्तबल में 1 साल तक काम किया है। यहाँ आसपास में कोई तालाब है, घोड़ों को पानी पिला दूं। घुड़सवार घोड़े की पीठ पर बैठे हुए बोला, मेरी झोपड़ी के पीछे ही छोटी सी नदी है, जल बड़ा मीठा है। रमेश इस अंदाज में बोला जैसे उसे पूरे इलाके की जानकारी हो। पर आप बैठो भाई जी, हम बातें करेंगे। फिर रमेश सुरेश की तरफ मुड़कर बोला, छोटू जा भाई जी के घोड़े को पानी पिला ला। वह इतने प्यार से बोला कि घुड़सवार उतरकर उसके पास बैठ गया। सुरेश घोड़े को लेकर चला गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद रमेश बोला, भाई जी, माई की तबीयत खराब है, दवाई का समय हो गया है, बस जरा सी देर में आया और आपके लिए गुड़ पानी लेकर आता हूँ, नहीं तो माई को पता चलेगा कि अतिथि को ऐसे ही विदा कर दिया तो वह बहुत गुस्सा होगी। रमेश झोपड़ी के अंदर गया और झोपड़ी के पिछले टूटे हिस्से से निकल गया। वहाँ पर सुरेश घोड़ा लेकर तैयार था। घोड़ा काफी तगड़ा था। दोनों घोड़े पर बैठकर निकल गए। जब काफी देर हो गया और रमेश बाहर नहीं आया, तब घुड़सवार ने झोपड़ी में झांककर देखा। एक बूढ़ी स्त्री सो रही थी। उसने अंदर जाकर कहा, माई, आपके बेटे कहाँ हैं? बुढ़ी ने कहा, मेरे कौन से बेटे, मैं तो अकेली रहती हूँ। तब घुड़सवार हैरत में आ गया। उसने कहा, माई, अभी 2 आदमी बाहर बैठे थे। उन्होंने कहा कि वह झोपड़ी में अपनी माई के साथ रहता है। अरे वो दोनों तो मुसाफिर था, रात मेरे यहाँ ठहरा हुआ था, चला गया होगा। अब तो घुड़सवार का माथा ठनका, तेजी से उस तरफ भागा जिस तरफ उसने इशारा किया था। तब तक वे दोनों बहुत दूर निकल चुके थे। घुड़सवार को अपने ठगे जाने का एहसास हुआ तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उधर घोड़े को तेज दौड़ाते हुए दोनों शाम होने से पहले शहर पहुंच गए। शहर पहुंचने के बाद दोनों ने सबसे पहले घोड़े को ठिकाने लगाने का विचार किया, क्योंकि एक तो जानवर को रखने की सुविधा नहीं थी और दूसरे अगर घोड़े का मालिक पीछा करते हुए आ गया तो पकड़े जाने का डर भी था। दोनों ने हर चौक चौराहे पर जाकर घोड़े की बिक्री के लिए आवाज लगाई। नीलामी के लिए चबूतरे पर खड़े हुए, पर कोई खरीदार नहीं मिला। तभी उन लोगों ने सुना कुछ लोग कह रहे थे, नगर के सेठ इस रास्ते से गुजरने वाले हैं जो कि बहुत ही दयालु हैं। बस फिर क्या था, दोनों ने अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल करने का सोचा। रमेश पिता बन गया और सुरेश, जो कि रमेश के मुकाबले दुबला और पतला था, छोटे कद काठी का था,
वह पुत्र बन गया। जैसे ही नगर सेठ की सवारी गुजरने लगी, सुरेश घोड़े के गर्दन में लिपटकर दहाड़े मारने लगा और रोने लगा, बाबूजी, मैं इसे नहीं बेचने दूंगा, यह मेरा भाई है, बचपन से इसी के साथ खेलकर बड़ा हुआ हूँ। तब उसका पिता बना रमेश आंसू बहाते हुए उसके सर पर हाथ फेरा और आवाज सुनकर कुछ लोग जमा हो गए। नगर के सेठ जब उधर से गुजरा तो उन्होंने भी माजरा जानने के लिए सवारी रुकवाई। उन दोनों की बातें सुनकर भावुक होते हुए बोले, घोड़े की कीमत बताओ, मैं इसे खरीद लेता हूँ। रमेश ने 100 असरफियाँ बताई। नगर सेठ बोले, ये तो बहुत ज्यादा है, मेरी पत्नी के इलाज के हिसाब से तो बहुत कम है, वरना मैं अपने बेटे समान घोड़े को क्यों बेचता। रमेश ने रोते हुए कहा। नगर सेठ को दया आ गई, लेकिन फिर भी इतना अधिक पैसा लगाने में हिचकिचाने लगा। तब रमेश उसके पैरों के पास बैठते हुए बोला, हुजूर, मैं आपको अपना घोड़ा नहीं बेटा सौंप रहा हूँ। ऐसा करें, आप इसे ले जाएं और हमें 100 असरफियाँ दे दें। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं आकर खुद घोड़े को वापस ले लूंगा और आपकी असरफियाँ आपको लौटा जाऊंगा। नगर सेठ को यह बात जच गई। उन्होंने घोड़े को खरीद लिया। रमेश हाथ जोड़ता हुआ बोला, आपने मेरी पत्नी को जीवन दान देकर बहुत पुण्य का काम किया है। नगर सेठ जब घोड़े को लेकर आगे बढ़ा, उन्हें अपने ठगे जाने का एहसास तो नहीं था और वे मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। असरफियाँ ज्यादा थीं, लेकिन इस घोड़े को खरीदकर उन्होंने पुण्य का काम किया था और अब उन दोनों को जगह रहने के लिए जगह की तलाश थी, जहां वे ठगे गए दौलतों को सुरक्षित रख सके। जितनी भी धर्मशाला सराय थी उसको उन्होंने देख लिया, पर कहीं ऐसी जगह नजर नहीं आई। तब शहर के अंतिम छोर पर एक छोटा होटल नजर आया, जिसके ऊपरी तल्ले पर एक ही कमरा था। बस दोनों की आंखों में चमक आ गई। बस फिर क्या था, रमेश ने साधु का भेष धरा और सुरेश उसका चेला बना। दोनों वहां पहुंच गए और होटल के मालिक से रमेश बोला, बेटा, बड़ा महाकाल इधर से गुजरने वाला है। सराय का मालिक घबराकर उठकर खड़ा हो गया और रमेश के चरण छूते हुए पूछा, कैसा काल बाबा जी? बेटा, मेरी दिव्य दृष्टि देख रही है कि पश्चिम दिशा की ओर से बहुत बड़ा काला साया तुम्हारे होटल की तरफ बढ़ रहा है, जो कि सब कुछ तहस नहस कर देगा। उपाय बाबा जी, उपाय। होटल के मालिक ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, उपाय है बेटा, मुझे सराय में जगह दे। बेटा, जब और तब करके काल की दिशा मोड़ने की कोशिश करता हूँ। बाबा, अब जिस कमरे में चाहो बिना किराए दिए रहो, यह होटल आपका है। बेटा, मुझे तो ऊपर वाला कमरा चाहिए, उसने ऊपर देखते हुए कहा। होटल के मालिक ने कहा कि लेकिन बाबा, वह कमरा मैं अपने उपयोग के लिए रखता हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, काला साया का प्रवेश ऊपर की ओर से होगा, इसलिए कह रहा था, वरना तो मैं मोह माया सबका त्याग कर चुका हूँ। संसार में जीवित हूँ तो तुम जैसों का कल्याण करने के लिए। होटल का मालिक पूरी तरह से डर गया था। उसने कहा, लेकिन बाबा, मैं अपना सामान तो हटवा लूं। रमेश बोला, मैं तो दुनियादारी से ऊपर हूँ बेटा, तेरी जो चीज है वहाँ पर सुरक्षित रहेगी। और इस तरह दोनों ने होटल के ऊपर वाले कमरे में अपना डेरा जमा लिया। तिजोरी ऊपर के कमरे में छोड़ देने से होटल के मालिक को खटका लग रहा था। आखिर सारी दौलत उसी में थी। वह 2 बार अपनी तिजोरी खोलकर दौलत की पड़ताल करने के लिए आया करता था और तिजोरी में सब सही सलामत पाकर उसे यकीन हो गया कि बाबा के रहते मैं भी सुरक्षित हूँ और मेरी दौलत भी। शहर में दोनों ने धूम मचा दिया। कभी जादूगर बने, कभी भिखारी, तो कभी हकीम बने, कभी नगर के कोतवाल बनकर लोग
लोगों को ठगा, तरह तरह का भेष धारण करके बहुत सारी संपत्ति जमा कर ली। अब वह एक बड़ा हाथ मारने की फिराक में थे और उसके बाद उनकी मंशा थी कि अपने गांव जाकर परिवार के साथ आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। 2 दिन से अपने कमरे में बंद होकर यह सलाह करते रहे, आखिर अब कहाँ लंबा हाथ मारा जाए। इसी बीच होटल का मालिक हाँफता हुआ और कांपता हुआ ऊपर आया और बोला, बाबा आप ठीक तो हो ना? 2 दिन से दिखाई नहीं दिए तो हम आपको देखने चले आए। साथ ही यह बताने आए थे कि राजमहल का नाम सुनते ही उनके दिमाग में एक तरकीब आई। सुरेश उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बोला, गुरुजी महाराज 4 दिनों से मौन व्रत में हैं। ये 2 दिन गुजर गया है, 2 दिन बाकी है। इस बीच न वो किसी से बोलेंगे और न ही कुछ खाएंगे और पिएंगे। यह सुनकर होटल का मालिक चुपचाप नीचे चला गया और दोनों कमरे में बंद हो गए। और थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी का भेष धारण करके निकल गए। रमेश पति बना और सुरेश उसकी पत्नी बना और रोज की तरह होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर सीधे राजमहल के उपवन में पहुंच गए। सतरंगियों को परिचय दिया कि वह पीतल के बर्तन चमकाने की कला में माहिर हैं। यह उनका पत्नी धंधा है और पिता दादा परदादा के बारे में बताते हुए उद्यानों में रखे हुए पीतल और तांबे और चांदी के गमलों की सफाई करने लगे। इत्तेफाक से उसी वक्त राजमाता वहां से गुजरी। उन्होंने जब गमलों को इस तरह से इतना साफ चमकते हुए देखा तो वह कारण जानने के लिए रुक गईं। तभी स्त्री बना सुरेश उनके चरणों में लौट कर बोला, आपके हाथ के कंगन की सफाई का मौका हमें दीजिए। उनकी दासी ने उसे डांटते हुए कहा, यह खानदानी कंगन है, यह ऐसे ही रहते हैं। गमलों की चमक को देखते हुए रानी माँ ने अपना एक कंगन उतार कर दे दिया। सफाई के बाद जब कंगन उनके हाथों में आया तो उनकी आंखें चमक गईं। उन्होंने दूसरा कंगन भी दे दिया। यह खबर राजमहल के अंदर गई और फिर तो रानियों राजकुमारियों में अपने जेवर साफ कराने की होड़ मच गई। सब अपनी अपनी दासियों को जेवर लेकर उसके पास भेजने लगी। इतने सारे जेवर देखकर उन दोनों की तो आंखें चमक उठीं। उन लोगों ने एक बड़ा सा पतीला पानी का मंगवाया और उसमें पानी भरवा कर सारे जेवरों को उनमें डाल दिया और पाउडर सा मिलाया, जिससे कि पानी का रंग दुधिया हो गया। अब जेवर नजर नहीं आ रहा था। रमेश पतीले के पानी में हाथ डालकर जेवरों को धोने का उपक्रम करते हुए उनकी आंखों से बचाकर जेवर सुरेश की तरफ दे देता और साड़ियों के बीच छुपाए हुए थैलों में सुरेश जेवर को रखते जाता। कभी अगर उनके हाथ में कोई जेवर देखकर कोई दासी चिल्ला उठती, फला रानी का चंद्रहार है, तो वह उसे तुरंत यह कहते हुए देता, यही तो मैं साफ कर रहा था। इस तरह से सबकी आंखों में धूल झोंक कर धीरे धीरे पतीलों में से लगभग सारे निकालकर थैलों में भर लिए। थैला बहुत भारी हो गया और अब मुश्किल यह थी कि दासियों के झुंड के बीच भारी थैला लेकर कैसे जाया जाए। बस एक तरकीब सूझी। दासियों से कहा कि इस पतीले को उठाकर ले जाओ और इसे आग पर चढ़ा देना, और हाँ ध्यान रहे जब तक कि इस पानी में उबाल ना आ जाए जेवर मत निकालना, नहीं तो जेवर काला पड़ जाएगा। दासियां लेकर चली गईं। जो रुक गईं उसे भी उसने किसी भी बहाने से अंदर भेज दिया और मौका देखकर वे दोनों भारी थैला को लेकर बाहर निकल आए और पहले से खड़े हुए एक तांगे वाले की मदद से तांगे में रखकर रफू चक्कर हो गए। राजमहल में ठगी करने के बाद शहर में रुकना खतरा था, इसलिए वे सब तैयारी करके आए थे। वे सीधे वहां पहुँचे जहां पर उन्होंने अपनी सारी दौलत को एक बैलगाड़ी में लादकर साड़ियों के बीच छुपा दिया था। जेवरों से भरे थैलों को लादकर जब वे आगे बढ़े
तब उन्हें ध्यान आया कि होटल वाले की तिजोरी तो खाली करना भूल गया। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। थोड़ी देर झगड़ने के बाद सुरेश बोला, यह तो अच्छा हुआ ना कि होटल वाले का भरोसा हम पर बना रहेगा। इस शहर में उसने हमें पनाह दी थी, अब कभी फिर हमें आना होगा तो कम से कम वह तो हमें रहने की जगह देगा। यही सोचकर दोनों फिर बैलगाड़ी को हाँकते हुए गांव की तरफ निकल गए। जब वे लोग शहर से काफी आगे आ गए और उन्हें लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वह एक गांव में रुककर उन्होंने खा पी कर आराम करने की सोची। रमेश सुरेश से बोला, तुम इन चीजों की रखवाली करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। और थोड़ी देर बाद वह नमकीन रोटी और पानी लेकर आ गया। रमेश बोला, मुझे तो लगा था तुम चना चबेना लेकर आओगे, लेकिन यह रोटियां कहाँ मिल गईं? रमेश ने कहा, एक स्त्री घर के बाहर बैठकर रोटियां बना रही थी, उसी से खरीद लिया। सुरेश को रमेश की बात पर शक हो गया। उसने उसकी नजर बचाकर रोटी का एक टुकड़ा पास खड़े कुत्ते की तरफ फेंक दिया। कुत्ता रोटी खाकर वहीं ढेर हो गया। सुरेश को यकीन हो गया कि रोटियों में कुछ मिलाया गया है। उसने रोटी छुपा लिया और बेहोशी का नाटक करके लेट गया। रमेश उसे सोता देखकर कई आवाजें लगाई और जब वह नहीं उठा तो उसने कुटिलता से मुस्कुराया और बैलगाड़ी को लेकर आगे बढ़ गया। रमेश जब आंखों से ओझल हो गया तब सुरेश उठा, अपने गले का कीमती हार बेचकर एक घोड़ा खरीदा और एक जोड़ी जूते और कपड़े खरीद लिए। वह भेष बदलकर बैलगाड़ी का पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे बैलगाड़ी नजर आ गई। बैलगाड़ी से आगे बढ़कर बीच सड़क पर एक जूता रख दिया और उससे थोड़ा और आगे जाकर उसने उसी तरह दूसरा जूता भी रख दिया। घोड़े को जंगल में हाँक कर वहीं पेड़ पर चढ़कर छुप गया। रमेश उधर से गुजरा और उसने जूता देखा तो चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसका जोड़ा नहीं दिखा तो मन मरोस कर रह गया। थोड़ा आगे जाने पर उसे दूसरा जूता दिखाई दिया तो इतना सुंदर जूता देखकर उसके मन में लालच आ गया। वह पहला जूता न उठाने पर अफसोस करते हुए पलटकर देखा तो थोड़ी ही दूर पर जूता नजर आ रहा था। वह सोचने लगा, जूते तो नजदीक में हैं और बैलगाड़ी भी सामने ही है, बस दौड़कर उठा लाता हूँ। और वह जूते उठाने के लिए बैलगाड़ी छोड़कर आगे बढ़ा। सुरेश जो कि पेड़ पर छुपा था झट से नीचे उतरा और बैलगाड़ी को लेकर जंगल में चला गया। रमेश ने उसका पीछा किया लेकिन वह उसे पकड़ न सका और वह समझ गया कि भेष बदले हुए हो ना हो यह सुरेश ही है। और इधर सुरेश बैलगाड़ी को लेकर सीधा अपने गांव पहुंचा। सबसे पहले उसने सारे धन दौलत को खेत में बड़ा सा गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। उसके बाद पत्नी के पास जाकर सारी बातें समझाई और गांव से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान जगह पर उसने फिर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, उसे घास और फूस से छिपा दिया और उसी के अंदर रहने लगा। अब इधर रमेश जंगल में भटकता हुआ किसी तरह से पैदल कई दिनों के बाद गांव पहुंचा और सीधा सुरेश के घर गया और उसकी पत्नी से पूछा कि सुरेश आया है। बस फिर क्या था, बस उसकी पत्नी छाती पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी, वह आपके ही साथ गए थे, आपने कहाँ छोड़ा मेरे पति को, आपने क्या कर दिया। इतना जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी कि आस पड़ोस के लोग भी जुट गए और रमेश को जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन उसके मन में शक बना रहा, इसलिए वह सुरेश की पत्नी पर नजर रखने लगा। उसने गौर किया कि शाम को सुरेश की पत्नी खाना और पानी लेकर बीहड़ की तरफ जाती है। एक दिन उसके
पीछे गया और उसका शक सही निकला। वह सुरेश के लिए खाना लेकर गड्ढे के पास पहुंची और झाड़ियों में छुपाए हुए बाल्टी में रखकर एक रस्सी के सहारे नीचे लटका दिया। फिर घर परिवार की कुछ बातें करने लगी। बस दूसरे दिन रमेश साड़ी पहनकर खुद खाना और पानी लेकर पहुंचा और उसी तरह बाल्टी में रखकर उसने जैसे ही लटकाया, अंदर से सुरेश ने कहा, आज तू जल्दी आ गई। उसकी पत्नी की आवाज में रमेश बोला, एक समय तो तुम खाते हो तो सोचा कि आज पहले ही दे दूं, लेकिन तू घूंघट में क्यों है? सुरेश ने ऊपर ताकते हुए पूछा। इसलिए कि ताऊ जी रास्ते में मिल गए थे। रमेश बोला, आज जल्दी घर जाऊंगी। मुन्ना बीमार है, उसे डॉक्टर को दिखाना है। चुन्नू को भी कॉपी और किताब के लिए पैसे चाहिए। माँ आने वाली है, कुछ पैसे की जरूरत थी, लेकिन मैं तो तुम्हें काफी पैसे देकर आया था। सुरेश बोला, सब खर्च हो गए जी, इतनी दौलत है फिर भी आप तो एक पैसे का हिसाब लेते हो, बताते हुए कि सारी दौलत कहाँ है या मैं चली जाऊं। उसकी पत्नी बना रमेश गुस्से से बोला। पत्नी की नाराजगी से डरकर सुरेश ने गुप्त जगह के बारे में बता दिया और कहा, बहुत ही कम धन ही निकालना, माँ के सामने ज्यादा दिखावा नहीं करना। कुछ घंटों के बाद सुरेश की पत्नी खाना लेकर आई। तब सुरेश चौंक कर बोला, तुम अभी तो 1 घंटा पहले आई थी, फिर आ गई? पत्नी बोली, नहीं जी, मैं कहाँ आई थी। उसके इतना कहते ही सुरेश का माथा ठनका। वह सब समझ गया। जल्दी से रस्सी दो और मुझे निकालो। और निकलते ही वह खेतों की तरफ भागा, मगर तब तक रमेश अपना काम कर चुका था। सुरेश रमेश के घर की तरफ भागा। वहाँ पहुँचा तो नजारा ही बदला हुआ था। रमेश की पत्नी रमेश के शव के पास बैठी दहाड़े मार मार कर रो रही थी और बोलती जा रही थी, अभी तो ठीक ठाक थे, मुझसे खाना मांगा, मैं खाना लेकर आई तो ये परलोक सिधार चुके थे। सुरेश आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन उसके मन में शक था। उसने कहा, गांव वालों को बुलाते हैं। रमेश की पत्नी बोली, नहीं नहीं भैया जी, मैं गांव वालों को नहीं बुलाना चाहती, मेरे मायके वाले आ रहे हैं, वही इनका क्रियाक्रम करेंगे। लेकिन सुरेश ने यह खबर गांव वालों को दे दी। दरवाजे पर भीड़ जुट गई। रमेश की पत्नी रोकती रही, लेकिन उसकी एक न चली और आनन फानन में सब लोग शव को लेकर शमशान घाट निकल गए। सुरेश ने रमेश के शव को चिता पर लेटाने के बाद गांव वालों से कहा, आप लोग सब जाएं और मुझे थोड़ी देर मेरे दोस्त के साथ अकेला छोड़ दें। यह मेरा बचपन का और बहुत ही जिगरी दोस्त है। मैं इसके साथ आखिरी बार अकेले समय गुजारना चाहता हूँ। उसकी यह करुणा गुहार सुनकर गांव वाले उसे अकेले छोड़कर चले गए। 2-4 लोग जो रुक गए थे, वे भी अंतिम संस्कार में देरी होती देखकर वहां से निकल पड़े। सुरेश ने रमेश को उठाने की पूरी कोशिश की। जब वह नहीं उठा तो उससे पास के खेत में ले जाकर घसीटने लगा। सुरेश लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने अपनी जुबान नहीं खोली। तब सुरेश ने उसे चिता पर डालते हुए अंतिम कोशिश करते हुए कहा, मैं आग लगाने जा रहा हूँ, अब चिता को अग्नि दे दूंगा। और वह जाकर एक तरफ छुप गया। उसी बीच कुछ चोर ढेर सारी चोरी की हुई दौलत लेकर वहां पर आए और बैठकर अपने धन का बंटवारा करने लगे। रमेश के भी मन में सुरेश की बात चुभ गई थी। उसे डर हुआ कि कहीं सचमुच में सुरेश चिता को अग्नि न दे दे। वह उठकर बैठ गया। चिता पर एक लहूलुहान मुर्दे को उठकर बैठे देखकर सारे चोर डर के भूत भूत चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। सुरेश रमेश
रमेश के सामने आकर बोला, मेरे दोस्त मेरे रमेश, हम दोनों दुनिया को भले ठग लें, एक दूसरे को कभी नहीं ठग सकते। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हमने बहुत धन जमा कर लिया है और ऊपर वाले की दया से इतना और मिल गया। अब यह लुक्का छिपी का खेल छोड़कर सारे धन को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लें, अपनी जिंदगी सुखपूर्वक गुजरेगी। रमेश को सुरेश की बात भली लगी। दोनों सहमत होकर वहां पर बिखरे असरफियों और जेवरों को समेटते हुए घर की ओर जाने के लिए आगे बढ़े।